अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू पीपल हियर ऑन माय चैनल। आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंटर लेवल फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस में शामिल है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसकी बात कर रहा हूँ। तो व्यूवर्स, आई एम गोना डिलीवर द लेक्चर अलॉन्ग विद माई क्लास फर्स्ट ईयर ऑरेंज माल्टा क्लास। कितने प्यारे प्यारे कमीने बच्चे। अच्छा व्यूवर्स, सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, और डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं क्योंकि ये वेरी न्यू चैनल है, 10-12 दिन हुए ये चैनल बना है, तो आप फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं ज़्यादातर लोग। आप इसको सब्सक्राइब करें, पहले बेल आइकन प्रेस करें, उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन होगा उसको आप पुश कर दें। इससे आपको सारे अलर्ट्स मिलते चले जाएंगे। एनीवे, थैंक यू। अब हम अपने आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो यार, आज हमने जो पढ़ना है ना टॉपिक बेसिकली क्रोमेटोग्राफी है। अच्छा, जो क्रोमेटोग्राफी का आर्टिकल है ना, क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली सबसे पहली बात है ये लफ्ज़ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ये सबसे पहले ना ग्रीक जो फ़िलोसोफर्स थे उन्होंने इसके लिए वर्ड यूज़ किया था क्रोमेटोज। यार ये सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं, आप जस्ट इसको समझ लें, देन मैं उसको रीडिंग करवा के आपको बुक से भी करवा देता हूँ। लो जी, लफ्ज़ था जो सबसे पहला लफ्ज़ इसके लिए यूज़ किया गया, दैट वाज क्रोमेटोज। KH से शुरू होगा, KHROMATOS, क्रोमेटोज। इसका लफ्ज़ी मतलब ग्रीक लैंग्वेज में बनता है कलर राइटिंग। ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब बनता है कलर राइटिंग। अच्छा, ये तो वो बात होगी जो आपकी किताब में लिखी है। मैं आपको ना इसका थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता देता हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने बायो पढ़ी हुई है, कुछ बच्चे कंप्यूटर के साथ भी पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये जो पौधों का ग्रीन कलर होता है, ये उनके अंदर एक कलरिंग एजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टिड का नाम देते हैं। प्लास्टिड की 3 टाइप्स होती हैं। प्लास्टिड्स, चले मैं बताता हूँ। प्लास्टिड्स या प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं। वन ऑफ देम इज़ क्लोरोप्लास्ट, जो हर बच्चा ही जानता होगा आप लोगों में से। क्लोरोप्लास्ट, जिससे बाद में क्लोरोफिल बनता है, ये आप 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हें नज़र आ रहा है? नहीं तो इसको थोड़ा पीछे कर लो या फिर इस तरफ आ जाओ या इधर आ जाओ। अच्छा देखो, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, वेरी गुड। क्रोमोप्लास्ट, बच्चे सियाने हो गए हैं बस। ये क्रोमोप्लास्ट। तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब पता नहीं के से लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है, वटएवर, सी से। चलें जी भाई, मेरी क्लास के बच्चे तो ज़हीन हो गए ऑनलाइन लेक्चर पढ़ के हैं। अब्दुल्ला गंदी औलाद ज़हीन हो गई है। अच्छा जी देखें, यहाँ पर ना ये 3 तरह के पिगमेंट होते हैं जो पौधों को कलर देते हैं। अब पौधे के अंदर जो ग्रीन कलर आता है ना, वो ग्रीन कलर इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है। जो वाइट कलर या कलरलेस होता है ना, वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक होगी बात। इन 2 के अलावा जितने भी कलर्स होते हैं सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट की वजह से आते हैं, सॉरी क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। ऑल कलर्स, इन 2 के अलावा बाकी जितने कलर्स हैं, जैसा कि फ्लावर्स के कलर डिफरेंट होते हैं, किसी का ग्रीन होता है, ग्रीन नहीं, किसी का रेड होता है, किसी का वाइट कलर होता है, येलो कलर होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, तो वो इस क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो ये जो क्रोमो का लफ्ज़ है यहाँ से उठाया गया, क्रोमो से इसको बनाया गया क्रोमेटोग्राफी। ग्राफी मतलब राइटिंग। आजकल के वक्त में हम क्रोमेटोग्राफी का लफ्ज़ बोलते हैं, तो आजकल की लैंग्वेज के हिसाब से इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, क्रोमेटो एंड ग्राफी। क्रोमेटोज का मतलब डिफरेंट कलर्स, ग्राफी का मतलब है राइटिंग, तो कलर राइटिंग। अब ये कलर राइटिंग कैसे, ये कल आपको डिटेल में बताऊंगा। आज इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कर लें, कल एक डॉक्यूमेंट्री उसके साथ में आपको बताऊंगा ये सारा, ठीक है ना। तो अच्छा देखें, अब हम आते हैं इसकी मज़ीद डेफिनेशन की तरफ। इसकी जो डेफिनेशन आएगी ना, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। डेफिनेशन, यार इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सल्यूट अपने आप को स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन इस बात को करने से पहले हम डिस्ट्रीब्यूट का बात कर रहे हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूट से लफ्ज़ बनता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तकसीम करना, ठीक है ना। आम तौर पे किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर होता है। एक कंपनी है, सिम मतलब मोबाइल नेटवर्क कंपनी है, वो क्या करता है जी, एक डिस्ट्रीब्यूटर आता है, वो जो उसके बैठे हुए हैं डीलर्स, उन सबको सिम में डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। ये जी जोन की इतनी सिम्स आप ले लें, ये मेरे पास मोबिलिंग की सिम है, या आप ले लें, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो लफ्ज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है चीज़ों की तकसीम कर देना। अब यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना।
अब ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना की ही एक टाइप है, आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में लिखा हुआ सारा। तो हम ये लिखेंगे टाइप ऑफ या एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना। ये डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना की एक एग्जांपल है, डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ आपको। पिछले लेक्चर में आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ पढ़ा था। आपने उसने पढ़ा था कि जो सल्यूट होता है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है दो इमिसिबल लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड 1 कह लें, लिक्विड 1 कह लें और लिक्विड 2 कह लें। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना में हम पढ़ते हैं। आम तौर पे मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था आयोडीन है, ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लिक्विड 1 कह लें वाटर है और लिक्विड 2 कह लें जी CCl4 है। इनमें एक लिक्विड अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि एक लिक्विड अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक सोल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है दो लिक्विड्स में। लेकिन यहाँ पर अब क्रोमेटोग्राफी में बात थोड़ी चेंज हो जाती है, यहाँ दो फेजेस आ जाती हैं। लफ्ज़ जो फेज़ है ना, इसको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना। फेज़ जैसे मैटर की 3 फेजेस होती हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो स्टेट्स कहते हैं, फेज़ और चीज़ है, लेकिन सॉलिड लिक्विड गैस इसकी आप बात कर लें। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, फेज़ और चीज़ है, स्टेट और चीज़ होती है, वो बाद में किसी टाइम पे बताऊँगा आपको। अच्छा देखें, यहाँ पर फिर क्या होता है कि जो सल्यूट होता है ना, सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है दो फेजेस के दरमियान में, जिनमें से एक फ़ेज़ का नाम है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी, एक तो स्टेशनरी वो कापियाँ किताबां वाली भी होती है ना, वो नहीं, स्टेशनरी फेज़। ये मूविंग फेज़, मोबाइल फेज़ कहते हैं उसको। ये यहाँ पर लफ्ज़ स्टेशनरी का मतलब है इमूवेबल, जो हरकत नहीं करता। तो जो सल्यूट है वो अपने आप को दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिनमें से एक स्टेशनरी फेज़ है, एक मोबाइल फेज़ है। चले मैं आपको इनका कुछ क्लियर डिफरेंसेस भी लिखवा देता हूँ। यार जो स्टेशनरी फेज़ होती है ना, स्टेशनरी फेज़ ये मूवेबल नहीं होती, इमूवेबल, ये इमूवेबल होती है। चले मैं इससे लिख देता हूँ, ये तो मार्कर ही कलर ही चेंज हुए पड़े। ये इमूवेबल है। यार इमूवेबल का मतलब है मूव नहीं करती, ये मूवेबल होगी फेज़, मूवेबल है, मूवेबल है। और ये फ्लो करती है, फ्लोज ओवर स्टेशनरी फेज़, ये स्टेशनरी फेज़ के ऊपर फ्लो करती है, पहली बात। फिर ये जो होती है ना, जो स्टेशनरी फेज़ है, यार ये स्टेशनरी फेज़ सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, गैस नहीं होती, क्योंकि गैस जो है वो तो हमेशा मूव करेगी, वो रुक नहीं सकती। लिक्विड को भी हम किसी जगह पे रोक सकते हैं, सॉलिड को भी किसी जगह पे रोक सकते हैं, गैस को नहीं रोक सकते, उसके पार्टिकल कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। तो ये जो होती है ना स्टेशनरी फेज़, ये होती है या तो सॉलिड या फिर ये लिक्विड होती है, दैट इज़ सॉलिड और लिक्विड। जबकि जो मोबाइल फेज़ होती है ये सॉलिड नहीं हो सकती, क्योंकि सॉलिड मूव नहीं करती, ये लिक्विड और गैस होती, मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड और ये गैस हो सकती है। फिर इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो स्टेशनरी फेज़ होती है ना, ये एक थिन फिल्म होती है। अब थिन फिल्म क्या चीज़ होती है? थिन फिल्म, ये थिन फिल्म होती है। थिन फिल्म क्या चीज़ होती है? इसका लफ्ज़ी मतलब एक बहुत ही बारीक तह या झिल्ली या लेयर, इतनी बारीक जिसके आर पार देखा जा सके, उसको हम कहते हैं थिन लेयर या थिन फिल्म। ये मैं आपको बताता हूँ। मेडिसिन्स होती हैं, कई मेडिसिन्स होती हैं जिनकी स्मेल होती है, जिस तरह से आम तौर पे ये मल्टीविटामिन कैप्सूल्स होते हैं ना, जिस तरह से सर्बेक्स जी है वगैरह वगैरह, या कोई भी कोटेड टैबलेट्स होती हैं, जिन टैबलेट्स की स्मेल बड़ी गंदी होती है या टेस्ट बड़ा ख़राब होता है, वो खानी मुश्किल होती हैं, या वो नमी से ख़राब होने का ख़तरा होता है, उनके ऊपर एक बारीक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। वो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, उसके आर पार टैबलेट नज़र आ रही होती है। जैसे पैनाडोल है, पाकिस्तानी पैनाडोल ने उसके ऊपर थिन फिल्म नहीं चढ़ी हुई, लेकिन अगर आप इंपोर्टेड पैनाडोल ख़रीदते हैं उसके ऊपर बड़ी बारीक तय चढ़ी होती है, वो ख़राब नहीं होती। पाकिस्तानी पैनाडोल वैसे पड़ी रहेगी, वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन जो इंपोर्टेड है वो एक साइड पे रख दें, वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर थिन फिल्म चढ़ी होती है। थिन फिल्म की बड़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। हमारी ये जो अंदर वाली चीक्स हैं, चीक्स की अंदर वाली साइड पे थिन फिल्म है, ये ऐसे करके देखें, बड़ी स्मूथ है अंदर से, इसके ऊपर थिन फिल्म चढ़ी हुई है और ये बड़ी प्रोटेक्टिव होती है। आमतौर पे खाना खाते हुए ये जबड़ा मुंह में आ जाता है ना,
दंदी काटी जाती है, बड़ी डिस्गस्टिंग होती है वो, बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है ना। अब वो पता क्या होता है, अगर आपकी ये थिन फिल्म ना चढ़ी हो तो आप अपना जबड़ा खा जाएं, वो जितना मर्जी तेज़ दांत लग जाए वो प्रोटेक्टिव कवरिंग उसको ख़राब नहीं होने देती, वो हल्की सी वो ख़राब होती है थिन फिल्म, वो बाद में फिर सही हो जाती है। हमारी आँखें हैं, आँखों के ऊपर जो सबसे बाहर तय लगी ना जो चमकती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है स्क्लेरोटिक कहते हैं इसको, स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक कहते हैं। आम तौर पे बाइक वगैरह चलाते हुए कोई पार्टिकल आँख में चला जाए तो ये डैमेज नहीं होती भी है तो एक आधा दिन दर्द होती फिर ठीक हो जाती है। इसमें रीजनरेशन पावर बड़ी ज़्यादा होती है, ये भी थिन फिल्म होती है, ये प्रोटेक्शन करती है। फर्नीचर के ऊपर जो वार्निश लगाते हैं, नीचे से फर्नीचर सारा नज़र आ रहा होता है, वो भी थिन फिल्म होती है। मतलब देखिए मैंने आपको थिन फिल्म की कितनी एग्जांपल्स दे दी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये एक थिन फिल्म होती है, बारीक तय होती है जिसके आर पार देखा जा सके। उससे आगे उसने लिखा हुआ है सपोर्टेड। सपोर्टेड का मतलब लगी होती है, सपोर्टेड, हाँ लगी होती है। वैसे सपोर्ट का लफ्ज़ी मतलब है सहारा देना, लेकिन बेसिकली सहारा ही दिया होता है इसको, थिन फिल्म को सपोर्ट ही किया होता है। इसको लगाया गया होता है एक इनर्ट सॉलिड के ऊपर, ऑन एन इनर्ट सॉलिड, ऑन एन इनर्ट सॉलिड। अब इनर्ट सॉलिड क्या होता है? जो रिएक्शन नहीं करता, जो ख़राब नहीं होता। आमतौर पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी फर्नीचर की। फर्नीचर जो है वो रिएक्शन नहीं करता किसी भी चीज़ के साथ, ख़राब नहीं होता। उसके ऊपर हम जब वो वार्निश लगा देते हैं तो वो थिन फिल्म के तौर पे काम करती है। तो ये होती है स्टेशनरी फेज़। ठीक हो गई ना बात? अच्छा, अब जो मोबाइल फेज़ होती है ना, वो उसके ऊपर फ्लो करती है, उसके ऊपर ट्रैवल करती है। और जो मोबाइल फेज़ होती है ज़्यादातर केसेस में एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, ये एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, ऑर्गेनिक लिक्विड होता है। और ये मोबाइल स्टेशनरी फेज़ के ऊपर फ्लो करता है, ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि क्रोमेटोग्राफी जो है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो जो डेफिनेशन में अभी बुक से निशान लगाऊंगा वही उसका बेसिक प्रिंसिपल भी होगा, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में फ़र्क बताएं, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज़। इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब आपने क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन करनी है ना, उसी में स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ की बात आ जाएगी। अच्छा, अब जब स्टेशनरी फेज़ एक जगह पे होती है, मोबाइल फेज़ उसके ऊपर से गुजर जाती है। अब जब मोबाइल फेज़ उसके ऊपर से गुजरती है ना, तो जो उसके ऊपर सल्यूट पड़े होते हैं ना, वो हल होते हैं, या तो वो मोबाइल फेज़ के साथ हरकत करना शुरू कर देते हैं या वो वहीं पे रह जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल नहीं बनेगी, लेकिन मैं समझाने के लिए बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टेबल है। अब टेबल के ऊपर मैंने इंक का एक ड्रॉप फेंक दिया, इंक का ड्रॉप फेंक दिया। अब जो टेबल था वो था स्टेशनरी फेज़, इंक का जो ड्रॉप फेंका वो सल्यूट है। अब जब मैं इसके ऊपर पानी फेंक दूँ तो वो कुछ हिस्सा उसका टेबल पे लगा रहेगा, कुछ हिस्सा उसका पानी के साथ बह जाएगा। मतलब क्या हुआ? अब उस इंक के ड्रॉप ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, वाटर जो कि स्टेशनरी फेज़ है उसके साथ, मोबाइल फेज़ है उसके साथ, और उसके साथ जो लगा रह गया उसके साथ, सॉलिड के साथ। तो जो इंक थी उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया पानी के दरमियान में और टेबल के दरमियान में। तो ये इसकी एग्जांपल बनेगी नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये फिर डिपेंड करता है कि एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा है। मतलब अगर जो स्टेशनरी जो सल्यूट है उसकी एफिनिटी वाटर के साथ ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वाटर के साथ बह जाएगा। अगर उसकी एफिनिटी टेबल के साथ ज़्यादा है तो वो टेबल में रहेगा। इसी तरह से सल्यूट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के दरमियान। अगर उसकी मोबाइल फेज़ के साथ एफिनिटी ज़्यादा है तो वो मोबाइल फेज़ के साथ मूव करेगा। अगर उसकी मोबाइल फेज़ के साथ एफिनिटी ज़्यादा नहीं है तो वो फिर स्टेशनरी फेज़ ही रह जाएगा। मैं ये भी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर एक ऑयल का ड्रॉप फेंक दें, पानी बह जाएगा, ऑयल वहीं पे वहीं रहेगा। क्यों भला? उसकी पानी के साथ एफिनिटी नहीं थी, वो वहीं रह जाएगा, मोबाइल फेज़ के साथ मूव करेगा ही नहीं। तो फिर होता ये है कि इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो होता है ना, वो होता है कि जो सल्यूट है कितना मोबाइल फेज़ के साथ मूव किया, उसको तकसीम करते हैं कितना वो स्टेशनरी फेज़ में रह गया। तो देख लें, जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का फार्मूला है वो बड़ा आसान है। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, ये अभी मैं किताब से भी निशान लगा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के ये बराबर होता है, देखें, कंसंट्रेशन, CONC का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ
सल्यूट, इसमें से नोट कुछ नहीं करना, मैं सारा बुक से बताता हूँ, इन मोबाइल फेज या मूविंग फेज डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन स्टेशनरी फेज। ST का मतलब स्टेशनरी फेज। लो जी, अब यहाँ से भी देख लें, मोबाइल फेज जो है बटे के ऊपर है, अगर सल्यूट मोबाइल फेज में ज़्यादा होगा तो K की वैल्यू बड़ी आएगी। अगर हम इसको सिंपल करें, हम कहते हैं कि लार्जर के वैल्यू ये आती है मोबाइल फेज, ठीक है। और अगर स्मॉलर के वैल्यू आए तो के वैल्यू, तो ये बनेगी स्टेशनरी फेज। ये वाली बात MCQ में आ जाती है। इसको ऐसे याद कर लें कि S फॉर स्मॉल, S फॉर स्टेशनरी, ये इस तरह से MCQ याद हो जाएगा, ठीक है ना। जब K की वैल्यू S हो, स्मॉल हो, तो स्टेशनरी फेज आती है। अच्छा, आज की आखिरी बात मैं बता दूं, इस बेस पे ना क्रोमेटोग्राफी की दो बड़ी टाइप्स बन जाती हैं। एक होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। मैं इनका डिफरेंस बता के आज की बात ख़त्म करता हूँ। देखें, क्वेश्चन आएगा डिफ्रेंशिएट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट, BW का मतलब है बिटवीन पार्टीशन एंड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये मैं पहले इनको एक्सप्लेन कर लूँ, फिर मैं एडजॉर्प्शन का मतलब भी बताता हूँ। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो दो क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं ना, ये स्टेशनरी फेज पर डिपेंड करती हैं। स्टेशनरी फेज देख लें, इनमें होगा कि अगर जो स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज कोई भी हो सकती है, जो स्टेशनरी फेज है वो कौन कौन सी हो सकती है? स्टेशनरी फेज सॉलिड और लिक्विड। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो ये है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक हो गई बात। और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो पार्टीशन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, और ये पेपर में आ जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब ना आप बुक्स निकालें, मैं आपको बुक से थोड़ा सा बताऊं, और कल हम इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे, ठीक है। उससे आपको चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी। आज मेरे पास थी डॉक्यूमेंट्री भी, लेकिन आज टाइम कम है, कल देख लें। कल हमने करना ही ये काम है, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है। पेज नंबर 35 निकालें टेक्स्ट बुक का। व्यूअर्स, आप लोगों में से भी अगर किसी के पास पाकिस्तानी सिलेबस है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस है, तो आप भी केमिस्ट्री की बुक का 35 पेज निकालें फर्स्ट ईयर का। क्रोमेटोग्राफी है, अब हम स्टार्ट से पढ़ेंगे। मैं बता ही जाऊँगा क्या याद करना, क्या छोड़ना है। Another important application of the distribution phenomena is the chromatography। पहली बात, ये डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना की एप्लीकेशन है, ये मल्टीपल चॉइस है, इसको अंडरलाइन कर लें। क्रोमेटोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन फिनोमेना की एग्जांपल है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इसके ऊपर भी अप्लाई होगा। आगे है कि द वर्ड क्रोमेटोग्राफी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमेटोज मीनिंग कलर राइटिंग। ग्रीक वर्ड अंडरलाइन कर लें, क्रोमेटोज अंडरलाइन कर लें, कलर राइटिंग अंडरलाइन कर लें, ये MCQs आ सकते हैं। आगे चलें, अगला जो पैराग्राफ है ना यार, इसके ऊपर 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, आंसर सेम है। इसमें ना 3 डेफिनेशंस हैं। आपको वो क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन पूछ सकता है, आपको वो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल पूछ सकता है, आपको वो क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल और स्टेशनरी फेज है उनका डिफरेंस पूछ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपने इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी की हेडिंग दे देंगे आप। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ मेथड यूज प्राइमरीली मतलब पुराने वक्तों से सबसे पहले, for the separation of sample of mixture, it involves the distribution of solute between a stationary and a mobile phase। आगे यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आगे भी इसकी डेफिनेशन ही चलेगी। आप आगे ना स्टेशनरी फेज की हेडिंग दे दें। द स्टेशनरी फेज में बी अ सॉलिड और लिक्विड सपोर्टेड एज अ थिन फिल्म। स्टेशनरी फेज सॉलिड लिक्विड हो सकती है, ये भी MCQ में आ सकती बात, गैस नहीं हो सकती। अच्छा जी, ऑन द सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक स्टेशनरी फेज की डेफिनेशन है, आगे आप मोबाइल फेज की हेडिंग दे सकते हैं। द मोबाइल फेज फ्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज में बी गैस और अ लिक्विड। लो जी, ये मोबाइल फेज की डेफिनेशन है। यहाँ तक पूरी क्रोमेटोग्राफी की भी डेफिनेशन है। तो इस एक पैराग्राफ के अंदर आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर होते हैं।
अच्छा इससे आगे, इन क्रोमेटोग्राफी सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटीज फॉर द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। यार ये एमसीक्यूज है। सेपरेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है? रिलेटिव अफिनिटीज़ फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। ज़ाहिरी बात है सल्यूट की अफिनिटी अगर स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा तो वो उसमें रहेगा, मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा तो उसमें रहेगा। इससे आगे चलिए, एमसीक्यू है, इसमें से और कुछ नहीं आना। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बिटवीन टू फेजेस गवर्नड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये एमसीक्यू है। ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बेस पे डिपेंड करता है कि वो स्टेशनरी फेज में रहेगा या मोबाइल फेज में। आगे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको अंडरलाइन कर लें। K इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन, कंपोनेंट का मतलब सल्यूट इन द मोबाइल फेज और कंसनट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। लो जी, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। ये फार्मूला के कौन सा फार्मूला सही है? अच्छा, नीचे वाली बात में से एमसीक्यू, नीचे वाली बात में उसने ये लिखा हुआ है, ये वाला एमसीक्यू, लार्जर के वैल्यू मोबाइल फेज, स्मॉलर के वैल्यू स्टेशनरी फेज। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर विद द स्मॉल वैल्यू ऑफ के, स्मॉल वैल्यू ऑफ के मोस्टली रिमेन्स इन द स्टेशनरी फेज। ये दो लफ्ज अंडरलाइन कर लें, स्मॉल वैल्यू स्टेशनरी फेज। आगे उसने लिखा है कि द कंपोनेंट विद द ग्रेटर वैल्यू ऑफ के लार्जली डिजॉल्व इन मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज को अंडरलाइन कर ले और ग्रेटर वैल्यू ऑफ के को अंडरलाइन कर लें। लो जी, आगे है क्रोमेटोग्राफी। ये इस क्वेश्चन का जवाब है, ये वाला, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टीशन एंड एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले तो आप इसके ऊपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की हेडिंग देंगे और जो स्टार्ट होता है ना वहाँ लिखने पहला पॉइंट। इसमें दो पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट है क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज सॉलिड इज क्लासिफाइड एज एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये पहला पॉइंट लिखेंगे। पहले एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की हेडिंग देनी है, फिर पहला पॉइंट लिखना है, फिर दूसरा पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट शुरू होगा इन दिस टाइप से, ये दूसरा पॉइंट है। इन दिस टाइप अ सब्सटेंस लीव्स द मोबाइल फेज एंड बिकम एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड फेज। ये दो पॉइंट हो गए। अगला पैरा शुरू करने से पहले आप पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की हेडिंग दे देंगे। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पहला पॉइंट लिखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी इन विच द स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन दिस टाइप से, इन दिस टाइप द सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट बोथ द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। लो जी, यहाँ तक आप लिखेंगे, आखिरी लाइंस छोड़ दें। आज हमने इतना पढ़ा है, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस ये सारे इसके कर लिए हुए हैं। इसके अलावा अब जो है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक क्या है ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कल हम साथ में एलसीडी भी चला लेंगे, उसके साथ साथ मैं इधर से रीड करता जाऊँगा और आपको चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आज हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं, या बुक पकड़ें, मैं ज़रा अपने व्यूवर्स के साथ बात कर लूँ। एंड व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग द होल लेक्चर। होपफुली आप लोग को इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो गाइज़, आप लोग ज़ाहिरी बात है एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें आपको लेक्चर कैसा लगा। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्री है क्रोमेटोग्राफी की वो मैं कल की वीडियो में ही ऐड करूँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर दें जो पहली दफ़ा देख लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, उसके बाद आगे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें। बाकी थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।